ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं 2025 के वार्षिक राशिफल को लेकर। बहुत लंबे समय से आप लोगों को प्रतीक्षा रही होगी जो अब समाप्त होने वाली है। इस बार मैं जो ये वार्षिक राशिफल है उसको कई हिस्सों में लेकर के आ रहा हूं, जिसमें पहला हिस्सा जो देने जा रहा हूं वह है वार्षिक सारांश। हर राशि के लिए मैं वार्षिक सारांश दूंगा, उसके बाद अलग अलग विषयों पर आपको अलग अलग वीडियो थोड़ा सा डिटेल में दूंगा। तो कई वीडियो आएंगी, अभी उसकी घोषणा नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बता रहा हूं कि कई वीडियो आने वाली है और विस्तार से इस बार जो मैं आपको राशिफल 2025 का देने वाला हूं। अभी जो बात करेंगे वो वार्षिक सारांश की बात करेंगे हर राशि वालों के लिए, लेकिन जो मुख्य बातें पूरे वर्ष में रहने वाली हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या मुख्य बातें रहने वाली हैं। लेकिन अब देखिए, जब चर्चा करूंगा तो इसमें तो भाई शुभ बात भी होगी और अशुभ बातें भी होंगी, अच्छी भी होंगी, बुरी भी होंगी। तो उससे पहले मैं आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी बधाइयाँ दे दूं, ढेर सारी शुभकामना दूं, और जितनी विघ्न और बाधाएं, जो अच्छी चीज़ें हैं वो तो खूब अच्छी हों ही, लेकिन अगर कोई विघ्न और बाधा आने के संकेत सितारे दे रहे हैं तो मैं भगवान शिव से प्रार्थना करूंगा कि वो भी दूर हों और आपके जीवन में चहुमुखी विकास और कल्याण भगवान शिव करें। इस प्रार्थना के साथ जो है वो मैं राशिफल प्रारंभ करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं बताऊंगा इस वर्ष की मुख्य बातें ग्रहों के दृष्टिकोण से क्या हैं, और उसके बाद एक एक करके सभी राशियों के लिए वार्षिक सारांश। तो आइए देखते हैं मुख्य बातें इस वर्ष क्या हैं जो सभी राशियों के ऊपर लागू होंगी। एक बात और बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है उसे आप अपनी लग्न राशि के अनुसार देखिए। चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि के आधार पर आप उसे मत देखिए। दूसरा, कितना भी हम लोग मेहनत करें, राशिफल सामान्य ही होता है, इसको अंतिम ना माने। इसकी संभावनाएं होती हैं, चूँकि मेहनत बहुत किया जाता है तो संभावनाओं की संभावना भी बहुत अधिक होती है, फिर भी इसे आप सामान्य मानिए। आपके जीवन में जो घटनाएं घटित होंगी वो आपके अपनी कुंडली की क्या स्थिति है, वर्तमान में आप किस दशा अंतर या प्रत्यंतर से गुजर रहे हैं, स्थायी जो कुंडली है, जन्म कुंडली, उसमें ग्रहों की स्थितियाँ किस प्रकार की हैं, और वे ग्रह इस समय किस स्थिति में है, इस पर निर्भर करती हैं। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब बात करते हैं राशियों की, जिसमें वर्ष की मुख्य बातें पहले प्रारंभ करते हैं। शनि का गोचर मीन राशि में 29 मार्च को होगा। शनि, देखिए, शनि, राहु, केतु और गुरु ये बहुत प्रभावित करते हैं, क्योंकि एक इनकी दशांतर हो ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रत्यंतर में सूक्ष्म प्राण में टकराते ही टकराते हैं और आपके जिस भाव में रहेंगे वहाँ लंबे समय तक रहते हैं। तो शनि देव जो है वो 29 मार्च तक अपनी कुंभ राशि में है, लेकिन 29 मार्च 2025 से वो आ जाएंगे मीन राशि में। राहु और केतु का गोचर जो है वो 29 मई 2025 को जो है वो कन्या और मीन में अभी गोचर राहु केतु का चल रहा है, वहाँ से यह सिंह और कुंभ में हो जाएंगे, अर्थात केतु सिंह में चले जाएंगे और कुंभ राशि में राहु आ जाएंगे। तो वर्ष के दौरान बीच में चर्चा किया जाएगा क्या प्रभाव होगा, लेकिन मुख्य बातें समझ लें। देवगुरु बृहस्पति 14 मई को मिथुन राशि में आ रहे हैं, अभी वृषभ में गोचर कर रहे हैं। 18 अक्टूबर को कर्क में जाएंगे कुछ समय के लिए, लेकिन पुनः 5 दिसंबर को मीन में आ जाएंगे। तो अब इस वर्ष अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि को प्रभावित कर रहे हैं, मिथुन राशि को प्रभावित कर रहे हैं और कर्क राशि को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के गुरु जो है वो थोड़ा सा इस बार जो है वो आपको अस्थिरता देने की स्थिति बना रहे हैं। 7.5 की अगर मैं बात करूं तो 7.5 चंद्र राशि से देखी जाती है। अगर जिसकी चंद्र राशि कुंभ है उनके लिए अंतिम शनि की ढैया शुरू होगी, क्योंकि जब मीन राशि में जाएंगे तो मीन वालों के लिए मध्य 7.5 क्षमा करिएगा 7.5 शुरू होगी, कुंभ वालों के लिए अंतिम, मीन वालों के लिए मध्य और मेष के लिए 7.5 का प्रथम चरण प्रारंभ इस वर्ष होगा 29 मार्च के बाद। ढैया की बात करूं तो चंद्र राशि से ही ढैया भी देखी जाती है। अभी कर्क और वृश्चिक को प्रभावित कर रहे हैं, दोनों से ढैया समाप्त हो जाएगी और सिंह और धनु के लिए जो है वो शनि की ढैया प्रारंभ होगी। सभी राशियों के लिए जो यह वर्ष है वह 2 तरह का प्रभाव देने वाला है, क्योंकि जो प्रमुख प्रभावशाली लंबे समय तक रहने वाले ग्रह हैं राहु, केतु, बृहस्पति और शनि,
ये मोटा मोटी, क्योंकि 29 मार्च को शनि का हो रहा है, तो आप अप्रैल और बाकी जो परिवर्तन है वो मई में होने वाले हैं। तो मोटा मोटी आप अप्रैल मई ले लीजिए। हमने मई को ले लिया है महीना मिड। मई से पहले हर लोगों के लिए कुछ प्रभाव वर्ष का अलग होगा और मई के बाद जो है वो कुछ प्रभाव अलग होगा। कुल मिला के थोड़ा सा यह वर्ष अस्थिरता देने वाला होगा लगभग सभी राशियों के लिए। किस किस के क्षेत्र में क्या होगा मई से पहले और मई के बाद, उस पर बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वर्ष में 4 ग्रहण 2 मार्च के महीने में 14 और 29 तारीख को और 2 सितंबर के महीने में 7 और 21 तारीख को लगने वाले हैं। तो यह वर्ष का ग्रहों का सारांश मैंने देने का प्रयास किया। अब एक एक करके बात करूंगा कि आपकी लग्न राशि के अनुसार मई से पहले क्या इस वर्ष का सारांश है और मई के बाद क्या इस वर्ष का सारांश है। बात करते हैं मकर लग्न राशि जिनकी है उनके लिए किस प्रकार का यह वर्ष संकेत दे रहा है। सितारे क्या संकेत दे रहे हैं आपके लिए, आपके जीवन के अलग अलग आयामों पर, अलग अलग हिस्सों पर किस प्रकार का प्रभाव डालते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसमें चर्चा करेंगे सारांश स्वरूप, समराइज रूप में। एक एक लाइन में बहुत अधिक व्याख्या नहीं करेंगे, क्योंकि आपको एक 1 लाइनर याद रखना है कि हाँ इस क्षेत्र में ये चीज़ होने की संभावना बन रही है। जैसा सभी लग्न राशि वालों के लिए हमने किया है इस बार कि क्योंकि ग्रहों के परिवर्तन बहुत अधिक हैं और आधे वर्ष अलग तरह का प्रभाव हर लग्न राशि वालों को मिलने वाला है और आधे वर्ष में अलग तरह का प्रभाव मिलने वाला है। तो एक क्या बात किस तरह का प्रभाव देंगे उसके ऊपर चर्चा करेंगे। मकर वालों के लिए जो लंबे समय तक प्रभावित करने वाले ग्रह हैं, अगर उनकी स्थिति को देखा जाए तो शनि जो है आपके लग्नेश आपके दूसरे भाव में वर्ष के प्रारंभ में रहने वाले हैं। यहाँ से यह आपके चौथे भाव को, आपके सप्तम को और आपके एकादश भाव को प्रभावित कर रहे हैं। राहु आपके तीसरे भाव में, केतु आपके भाग्य स्थान पर और देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव पर वर्ष के प्रारंभ में बने हुए हैं। क्या होगा इसका प्रभाव, इस पर करते हैं चर्चा। एक देखते हैं क्या क्या स्थितियां बन रही हैं आपके लिए सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। एक तो बचत और आय, इनकम और सेविंग दोनों अच्छी रहे, इसकी संभावना ग्रह अच्छे दे रहे हैं। हालांकि मैं बार बार बोलता हूँ, किसी दर्शक का पहले की वीडियो पे आया भी है कि जब आप कहते हैं कि गवर्निंग प्लैनेट जो है वो निर्धारित करता है, तो आप इसको किस आधार पे बोल रहे हैं, इसको सिर्फ गोचर के आधार पे। इसीलिए मैं अपने राशिफल में हमेशा बोलता हूँ कि यह सामान्य होता है। बात सही है कि गवर्निंग आधार पर ही निर्णय होता है और कुंडली देख के निर्णय होता है, लेकिन राशिफल का रोग ऐसा लग गया है पूरी जनता को कि अगर 2 हफ्ते राशिफल ना दिया जाए तो इतने मेल और मैसेज आते हैं कि लगता है कि बस अब जान ही चली जाएगी सबके, अगर इस सप्ताह का राशिफल ना मिलेगा तो लेकिन मेरा भी ये मानना है कि राशिफल सही नहीं होता है बहुत, क्योंकि गोचर के आधार पे बात करते हैं हम लोग। हाँ, गोचर, गवर्निंग कंडीशन सारी चीज़ें मैच कर जाएंगी तो राशिफल मैच कर जाएगा 70-80%। 100% तो भगवान शिव के अलावा कोई नहीं बोल सकता। इस बात को सुनने वालों को भी समझना चाहिए और बोलने वालों को भी समझकर बोलना चाहिए। तो एक तो आय और बचत दोनों अच्छी दिखाई दे रही है आपके लिए। जमीन जायदाद से आपको लाभ मिलेगा, विशेष करके बेचने के लिए समय अनुकूल है। अगर इस समय कई लोग बेचते हैं प्रॉपर्टी तो इस समय लाभ का अच्छा जो है वो योग बना हुआ है। खरीदने के लिए उतना अच्छा समय नहीं है इस समय। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अनुकूल समय नहीं है, लेकिन बेचने में लाभ का योग दिखाई दे रहा है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए आपको, ये लगातार बोल रहा हूँ। बहुत लोगों की कंसल्टेंसी आई भी अपनी मदर को लेकर के, उनका थोड़ा विशेष ध्यान रखें। और खुद भी अगर हृदय से संबंधित कोई समस्या आपको हो, चेस्ट का जो एरिया मध्य भाग है वहाँ कोई समस्या हो, तो आप अपना भी विशेष ख्याल आपको रखना चाहिए। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, सफल होंगे उसमें और इच्छा अनुसार परिणाम प्राप्त हो, इसकी संभावना बहुत अच्छी है। अवस्थाई कुंडली किसी की गड़बड़ हो तो नहीं कहा सकता, लेकिन गोचर जो है वो सहयोगी दिखाई दे रहा है। विवाह करने वाले जो लोग हैं, जो विवाह करने के योग्य हैं, विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए बाधाओं का योग बना हुआ है। बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, आसान नहीं होगा। बहुत वाद विवाद या मानसिक अशांति जो है वो शादी को करने में होती हुई दिखाई दे रही है। भाग्य का साथ बहुत अधिक नहीं है, इसलिए भाग्य भरोसे कोई कार्य करने से आपको बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। परिश्रम पर और बुद्धि पर अधिक ध्यान दीजिए। केवल भाग्य भरोसे कोई काम हो तो आप ठहर कर काम करें।
करीबी लोगों से अति गोपनीय बातों का जिक्र ना करें। वैसे तो किसी से भी नहीं करना चाहिए किसी लग, क्योंकि अति गोपनीय चीज़ें कई बार होती हैं जिसके बताने योग्य हो। जी कई बार क्या होता है कि हम दूसरे से जुड़ी हुई बातें भी दूसरों से शेयर करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई मित्र है, उसकी कोई बहुत गोपनीय बात है, आप उसको अपनी पत्नी से या अपने पति से क्यों शेयर करते हैं? क्योंकि जो आपकी मानसिकता होगी, जो आपका समर्पण होगा, चोरी की बात नहीं, उसकी समस्या की मैं बात कर रहा हूँ। दो तरह की स्थितियाँ होती हैं, एक मेरी चीज़ें हैं और एक हमारे किसी करीबी की चीज़ें। अपने किसी दूसरे करीबी की चीज़ें किसी दूसरे करीबी के साथ बातचीत के दौरान क्यों शेयर करना है? या कोई ऐसी चीज़ें जिसका सीधा किसी से संबंध नहीं है लेकिन वह जानकारी नुकसान दे सकती है, उस तरह की चीज़ों को आपको बचाना चाहिए। और क्योंकि और साथ ही साथ उलझनों से भी बचने का प्रयास करें। अनावश्यक की उलझनें आपको परेशान कर सकती हैं, जिसका बाद में सोचेंगे तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप उसमें उलझ सकते हैं, तो उससे बचने का प्रयास करना है। वाहन कष्ट देगा इस समय, इसलिए गाड़ी घोड़े से सतर्क होकर के आप चलें या उसका प्रयोग करें। साझेदारी में अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो वह इस समय बहुत बहुत विवादास्पद हो सकता है और एक दूसरे के ऊपर भरोसे में कमी आएगी, ऐसे सितारे संकेत दे रहे हैं। ये मई वर्ष के प्रारंभ से मई तक के बीच की मैं स्थिति बता रहा हूँ। अब अगर मकर लग्न वालों के लिए देखा जाए कि मई के बाद क्या स्थिति बन रही है, तो पहले देख लिया जाए कि मई से जो है वो ग्रह कहाँ कहाँ मूव कर चुके होंगे। प्रमुख ग्रह राहु अब आपके दूसरे भाव में आ चुके होंगे, शनि जो है वो आपके तीसरे भाव में, केतु आपके अष्टम में और देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में। तो अब किस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होंगी इस पर बात करते हैं। देवगुरु बृहस्पति कर्क और मिथुन में प्रभावित करेंगे, मिथुन को ज़्यादा करेंगे, कर्क को थोड़े समय के लिए प्रभावित करेंगे। वो जब बृहस्पति के गोचर की बात करेंगे वर्ष में तब देखा जाएगा। अभी एक सामान्य क्या प्रभाव पड़ रहा है उस पर बात कर लेते हैं। मई के बाद जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है कि आय कम और खर्च बहुत अधिक हो, ऐसी संभावना बन रही है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति डामाडोल हो सकती है, हिल सकती है। आपको चाहिए कि आप अपने बचत पर विशेष ध्यान दें। कार्य व्यापार से संबंधित लिए हुए अधिकांश निर्णय गलत साबित हो सकते हैं। उत्तेजनाओं से बचना है। बहुत ज़्यादा उत्तेजित होकर के या बहुत बड़े लाभ के चक्कर में कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वह नुकसान दे सकता है। किसी से लेकर के भी किसी का दूसरे का इन्वेस्टमेंट ना करा दें और स्वयं भी इन्वेस्टमेंट जो है वो सोच समझ कर करें, तभी जो है वो स्थिति थोड़ी स्थिर रहेगी, अन्यथा बड़ा गड़बड़ दिखाई दे रहा है। वाहन सुख इस समय आपको मिलेगा और खरीदने के लिए भी समय सहयोगी हो रहा है। भाई बहनों के लिए यह समय कष्टकारी दिखाई दे रहा है, उनको कुछ न कुछ कष्ट हो ऐसी संभावना बन रही है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के जो योग हैं, आसार हैं, वो सामान्य हैं। अब बहुत बेहतर करना हो तो बहुत बेहतर प्रयास करना होगा, सामान्य प्रयास से सामान्य ही मिलेगा और इस समय प्रयास सामान्य ही करेंगे। धार्मिक सामाजिक गतिविधियों में धन और समय खर्च आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है। शरीर का मध्य निचला भाग कष्ट दे सकता है, वहाँ पर किसी न किसी रोग व्याधि चोट चपेट इत्यादि की संभावना बन रही है। संतान के दृष्टिकोण से भी समय थोड़ा संवेदनशील दिखाई दे रहा है, अतः आपको इन सब मामलों में सचेत रहना चाहिए या क्या करें कि बेहतर हो उसकी एनालिसिस आपको करनी चाहिए। जीवन साथी के साथ तेज वैचारिक मतभेद की संभावना बन रही है। हल्का फुल्का नहीं होगा तो बहुत तेज विवाद हो, ऐसी संभावना नहीं होगा तो नहीं होगा, शांत है, लेकिन जब आएगा तो एकदम से वो ज्वालामुखी की तरफ विवाद बढ़ सकता है, भड़क सकता है। तो इसको गांठ बांधे रहें और कोई ऐसी सिचुएशन आए तो भड़कना नहीं है, आग को भड़कने नहीं देना है। विवाह योग्य लोगों के लिए अवसर मिलेगा, बनेगा। विवाह करने के लिए अगर योग्य हैं तो आपके लिए अवसर बनेगा। तो यह था एक सारांश स्वरूप मकर वालों के लिए 2025 का संभावित राशिफल। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।